अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फातिमा और आज के लेक्चर में हम रीनल एनॉमलीज पर बात करेंगे। अब कुछ जो है वो कंजेनिटल एनॉमलीज होती हैं और कुछ डेवलपमेंटल एनॉमलीज होती हैं, तो इन सब को जो है वो बारी बारी हम देखते हैं कि रूटीन अल्ट्रासाउंड करते हुए, रीनल अल्ट्रासाउंड करते हुए कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं और हमें कौन सी डिफरेंट जो है वो कंडीशंस मिलती हैं और हम क्या डायग्नोसिस उन पर देते हैं, और किन कंडीशंस में जो है कभी लार्ज किडनी मिलती है, कभी स्मॉल किडनीज मिलती हैं, कभी किडनीज एब्सेंट होती हैं, तो क्या डायग्नोसिस होगा, किन कंडीशंस में क्या हमें नज़र आएगा, वो हम देखेंगे। आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एब्सेंट किडनी को देखते हैं। अगर रीनल केयूबी अल्ट्रासाउंड करते हुए या एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करते हुए आपको एक किडनी मिल रही है लेकिन एक किडनी आपको नहीं मिल रही है राइट और लेफ्ट साइड पे, तो अब उसमें कुछ कंडीशंस हो सकती हैं। आपने उनको बारी बारी चेक करना है, या तो किडनी रिमूव हो चुकी है, पेशेंट की प्रॉपर जो है वो क्लिनिकल हिस्ट्री लें, और अगर पेशेंट जो है उसको कुछ आइडिया नहीं है, वो आपको नहीं बता रहा ठीक तरीके से, तो आप जो है वो पेशेंट का एब्डोमेन भी चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे कहीं जो है सर्जिकल स्कारिंग जो होती है वो है या नहीं, ये चेक करने के लिए कि इसका ऑलरेडी कोई ऑपरेट तो नहीं हुआ। इसके अलावा किडनी जो है वो एक टॉपिक भी हो सकती है, वो राइट या लेफ्ट साइड पे नहीं होगी बल्कि वो पेल्विस में आपको मिल सकती है। इसके लिए जो है कंप्लीट एब्डोमिनल और पेल्विक अल्ट्रासाउंड हम करेंगे। इसके अलावा एक एक्सरे लेंगे चेस्ट का, और फिर भी अगर जो है वो कोई इशू आ रहा हो तो फिर हम कंट्रास्ट यूरोग्राम करते हैं, जिसमें जो है जिसको यूरोग्राफी भी कहते हैं, IVU भी कहते हैं। इसमें जो है वो हम कंट्रास्ट देते हैं IV लाइन के थ्रू, और जो भी रीनल सिस्टम होता है उसको असेस किया जाता है। तो इसके थ्रू जो है हम किडनीज को देख सकते हैं कि किडनीज कहाँ पर हैं। कंट्रास्ट में वो जो है बिल्कुल विजुलाइज हो जाएंगी एक्सरे पर। अच्छा जी, यहाँ पर इमेजेस हैं। ये पेल्विस अल्ट्रासाउंड है, पेल्विक अल्ट्रासाउंड है, लॉन्गिट्यूडनल स्कैन है, और इसमें जो है पेशेंट 8 वीक प्रेग्नेंट है। यहाँ पर ग्रेविड यूट्रस भी नज़र आ रही है। इसके अलावा पेल्विस में बिल्कुल ब्लैडर की पोस्टीरियर साइड पे जो है वो किडनी नज़र आ रही है। ये एक्टोपिक किडनी है। यूजुअली जो है वो पेल्विक अल्ट्रासाउंड करते हुए अगर प्रेगनेंसी आप कंफर्म कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको किडनी जो है बाई चांस मिल जाती है, तो उसको मैस जो है उससे कंसीडर नहीं करना। पेशेंट की प्रॉपर क्लिनिकल हिस्ट्री लेनी है। अगर तो ऑलरेडी इसका कोई अल्ट्रासाउंड हुआ है, कोई यूरोग्राम हुआ है, या मे बी पेशेंट को खुद भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो सकता है, तो हर चीज़ को जो है वो अपने कम्प्लीटली जज करना है। अच्छा जी, इसके अलावा क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं कि अगर एक साइड पे आपको लार्ज लेकिन नॉर्मल किडनी मिल रही है, उसकी एकोजेनेसिटी, उसका रीनल जो पेरेन्काइमा है, जो आउटलाइन है, और पेशेंट की कोई सर्जरी की हिस्ट्री भी नहीं है, तो इसमें हम ये डायग्नोस कर सकते हैं कि किडनी जो है वो कंजेनिटली एब्सेंट है। इसके अलावा अगर एक किडनी आपको विजुलाइज हो रही है, वह इनलार्ज नहीं है, और दूसरी साइड पे आपको किडनी नज़र नहीं आ रही, तो क्रोनिक डिजीज़ की वजह से ऐसा हो सकता है कि उसकी एकोजेनेसिटी जो है वो बिल्कुल रफ एंड टफ हो जाती है और वो आपको वहाँ पे नज़र नहीं आएगी। लास्ट डेज में मैंने एक केस देखा भी था, बहुत मुश्किल से एक किडनी वहाँ पे विजुलाइज हो रही थी, लेकिन कंफर्म नहीं था कि वो किडनी है भी कि नहीं। और इसके अलावा अगर एक लार्ज किडनी मिल रही है लेकिन वो डिस्टॉर्टेड है, नॉर्मल नहीं है, तो इसमें जो है हम डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटी या एनॉमली जो है उसको कंसीडर कर सकते हैं। और अपेरेंटली अगर दोनों किडनीज ही एब्सेंट नज़र आ रही हैं, अल्ट्रासाउंड पे बिल्कुल भी जो है वो किडनीज विजुलाइज नहीं हो रही हैं, तो इसमें ये हो सकता है कि किडनीज की जो एकोजेनेसिटी है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। क्रोनिक डिसीज़ में उसका रीनल पेरेन्काइमा जो है जो नॉर्मली हमें नज़र आ रहा होता है, हम लीवर को और स्प्लीन को एज एन अकॉस्टिक विंडो देखते हुए किडनीज को देखते हैं, तो वो हमें बिल्कुल भी वहाँ पर नज़र नहीं आती क्रोनिक डिजीज़ की वजह से। और अगर किडनीज जो है वो उनकी थिकनेस 2 सेंटीमीटर से कम होगी और लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर से कम होगी, तो वो अल्ट्रासाउंड पे बहुत मुश्किल से नज़र आती हैं। इतने साइज़ की किडनीज नॉर्मली अल्ट्रासाउंड पे नज़र नहीं आती। इसमें क्या करते हैं कि हम रीनल वेसल और यूरेटर को जो है लोकेट करते हैं और उसकी हेल्प से किडनी को देखने की कोशिश करते हैं कि वो किधर है। अगर स्पेशली यूरेटर डायलेट हो तो फिर इजीली जो है वो किडनी को हम एब्डोमेन में ढूंढ सकते हैं। अच्छा जी, अब लार्ज किडनीज को देखते हैं कि बायलेटरली अगर किडनीज इनलार्ज्ड हैं लेकिन शेप उनकी नॉर्मल है, उनकी
इकोजेनिसिटी जो है वो होमोजीनियस है, थोड़ी सी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है, तो पॉसिबल कॉजेज क्या हैं? इसमें एक्यूट और सब एक्यूट जो है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकती है, सिवियर पाइलोनेफ्राइटिस हो सकती है। पाइलोनेफ्राइटिस में बिल्कुल जो है वो नॉन होमोजीनियस भी हो सकती है और इसमें इकोजेनिसिटी जो है वो बिल्कुल डिक्रीज मिलती है, इंटरनल इकोस मिल सकती हैं पाइलोनेफ्राइटिस जो होता है इसमें। और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है ये बेसिकली क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जो टाइनी फिल्टर्स होते हैं हमारी किडनीज के जिनको ग्लोमेरुलाई कहते हैं, उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। ग्लोमेरुलाई जो है वो एक्सेसिव फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट्स और वेस्ट होता है जो हमारी ब्लड स्ट्रीम में, उसको रिमूव करते हैं और यूरिन के थ्रू वो पास आउट हो जाते हैं। ये ग्लोमेरुलाई का काम होता है, लेकिन एक्यूट और सब एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में वो इन्फ्लेम हो जाते हैं, उसमें फिर किडनीज की जो इकोजेनिसिटी है वो इंटरफेयर हो जाती है। इसके अलावा अमाइलोडोसिस में जो है किडनीज की इंक्रीज्ड इकोजेनिसिटी मिलती है। अमाइलॉइड जो हैं वो कुछ प्रोटीन्स के एग्रीगेट्स होते हैं और ये क्या करते हैं कि किडनीज को डैमेज कर देते हैं, हार्ड कर देते हैं, जिसकी वजह से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं और इनको फिल्टर प्रॉपर्ली नहीं कर सकते। इसके अलावा नेफ्रोटिक सिंड्रोम में लार्ज किडनीज मिल सकती हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है कि इसमें ब्लड में से जो है वो प्रोटीन बहुत ज़्यादा यूरिन में आने लग जाती है और इसकी वजह से जो किडनीज हैं वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती हैं। स्मॉल ब्लड वेसल्स जो हैं उनके जो क्लस्टर्स होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, प्रॉपर्ली जो है वेस्ट प्रोडक्ट्स वो फिल्टर आउट नहीं होते। ये लॉन्गिट्यूडनल स्कैन है, लार्ज किडनी है ड्यू टू ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। साइज को जो है हमेशा अल्ट्रासाउंड पे मेजरमेंट्स लेकर कंफर्म करते हैं। अब यहाँ पर इसकी जो इकोजेनिसिटी है वो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल लीवर की तरह से इंक्रीज्ड इकोजेनिसिटी हमें मिल रही है। ये दो लॉन्गिट्यूडनल स्कैन्स हैं, इसमें लार्ज हाइपर इकोजेनिक किडनीज मिल रही हैं 2 डिफरेंट पेशेंट्स में अमाइलोइडोसिस की वजह से, और इसमें रीनल कॉर्टेक्स और साइनस को जो है वो क्लियरली हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, दोनों बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं। जब किडनीज में बिल्कुल स्मूथ आउटलाइन मिल रही हो, यूनिफॉर्मली इनलार्ज्ड हो, नॉन होमोजीनियस हाइपर इकोजेनिसिटी हो, तो फिर पॉसिबल काजेस क्या हो सकते हैं? आपको यूनिफॉर्मली जो है वो होमोजीनियस किडनीज नहीं मिल रही हैं तो उसमें हमें बिल्कुल छोटे छोटे से लिम्फोमास मिल सकते हैं। मल्टीपल एरियाज होते हैं लो डेंसिटी के, जो मोस्ट कॉमनली हम कहते हैं इसको बर्केट लिम्फोमा कहते हैं, चिल्ड्रन में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है और यंग एडल्ट्स में। मेटास्टेसिस हो सकती है और पॉलीसिस्टिक किडनीज हो सकती हैं जिनमें जो है वो किडनीज की होमोजेनिसिटी जो है वो बिल्कुल कंप्रोमाइज हो जाती है। लॉन्गिट्यूडनल स्कैन है, लेफ्ट साइड का रीनल टिश्यू जो है वो यहाँ पर हमें बहुत कम नज़र आ रहा है। हाइपोइकोइक से बर्केट लिम्फोमास हमें नज़र आ रहे हैं लेफ्ट साइड पर, और राइट साइड पर जो है वो बिल्कुल मेटास्टेसिस हुई हुई है और रीनल टिश्यू जो है वो बिल्कुल भी हमें नज़र नहीं आ रहा, नॉन होमोजीनियस सीन की अपीयरेंस आ रही है। तो इसको जो है बहुत ध्यान से अच्छी तरह से विजुलाइज करना पड़ता है कि लिम्फोमास है, मेटास्टेसिस है। नॉर्मल अल्ट्रासाउंड भी अक्सर औकात जो है वो सोनोग्राफर्स दे देते हैं, लेकिन इसको बहुत अच्छे तरीके से विजुलाइज करना है। यूनिलेटरल इनलार्जमेंट मिल रही है किडनीज की, और लेकिन यह है कि एक किडनी जो है वो यूनिफॉर्मली इनलार्ज्ड है और उसकी इकोजेनिसिटी नॉर्मल है, जबकि दूसरी किडनी या तो बहुत स्मॉल हमें मिल रही है या एब्सेंट है। तो इनलार्जमेंट जो है वो क्यों होगी उस किडनी की? वो इस वजह से होगी कि जब एक साइड पे किडनी लार्ज है, दूसरी जो है वो स्मॉल और एब्सेंट है, तो किडनी पर जो वर्कलोड होता है वो बढ़ जाता है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए किडनी का साइज जो है वो इनलार्ज्ड हो जाता है। जब अदर साइड पे हमें किडनी नहीं मिल रही होती तो हम क्रॉस्ड एक्टोपिया और अदर डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ जो हैं उनको एक्सक्लूड करते हैं। उनको एक बार अच्छी तरह से अपने प्रॉपर एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करना है और उसका चेस्ट का और एब्डोमिनल एक्सरे लेना है, और उसके बाद जो है वो हम अपना डायग्नोसिस देंगे। लॉन्गिट्यूडनल स्कैन है क्रॉस्ड फ्यूज्ड रीनल एक्टोपिया का, जिसमें दोनों किडनीज जो हैं वो आपस में फ्यूज़ हुई हुई हैं राइट साइड पर। इसमें फिर हम लेफ्ट साइड पर किडनी नहीं ढूंढेंगे।
अगर एक किडनी इनलार्ज्ड है और बहुत ज़्यादा लोब्यूलेटेड है, नॉर्मली इतनी नहीं होती, तो उसमें मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है वो हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा। हाइड्रोनेफ्रोसिस में किडनी की इनलार्जमेंट हो जाएगी। हाइड्रोनेफ्रोसिस क्यों होगी? कोई स्टोन की वजह से हो सकती है। और अल्ट्रासाउंड पे क्या क्लियर होगा कि हमें मल्टीपल वेल सर्कमस्क्राइब्ड सिस्टिक एरियाज नज़र आएंगे। कैलिसिस हो सकते हैं जो कि डायलेटेड सेंट्रल सिस्टिक एरियाज होंगे। रीनल पेल्विस हो सकता है, नॉर्मली लेस देन 1 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है। और ये क्यों होता है कि जब बहुत ज़्यादा पेशेंट ने पानी पिया होता है तो उसके कैलिसिस जो है वो डायलेट कर जाते हैं, वो सिस्टिक एरियाज की तरह में नज़र आ रहे होते हैं, तो उसको मिसडायग्नोस नहीं करना। और हाइड्रोनेफ्रोसिस जो है वो किसी स्टोन के इम्पेक्टेड होने की वजह से यूरेटर में या यूवीजे स्टोन्स होते हैं, तो उसकी वजह से हमें हाइड्रोनेफ्रोसिस मिल सकती है। लॉन्गिट्यूडनल स्कैन है, रीनल पेल्विस जो है वो नॉर्मल है और इसकी जो विड्थ है वो 1 सेंटीमीटर से कम है। इसमें यहाँ पर डायलेटेड कैलिसिस नज़र आ रहे हैं और ये सिस्ट नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसमें पेशेंट को मिक्चुरेट करने का कहते हैं और उसके बाद जब दोबारा अल्ट्रासाउंड करते हैं तो वो नॉर्मल होता है। लॉन्गिट्यूडनल स्कैन है, इसमें रीनल पेल्विस जो है वो उसकी विड्थ 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर माइल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस है। स्मॉल पैरापेल्विक सिस्ट जो है उसकी भी सिमिलर अपीयरेंस होती है। ये बिल्कुल हमें सेंटर में जो है सिस्टिक एरियाज नज़र आ रहे हैं, डायलेटेड कैलिसिस हैं। ये एक लॉन्गिट्यूडनल स्कैन है और यहाँ पर कैलिसिस जो है वो बहुत ज़्यादा डायलेट किए हुए हैं। इसको हम मॉडरेट हाइड्रोनेफ्रोसिस कहेंगे। इस लॉन्गिट्यूडनल स्कैन में कैलिसिस डायलेट हुए हैं और रीनल कॉर्टेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। हाइड्रोनेफ्रोसिस बहुत ज़्यादा हुई हुई है जिसको एडवांस्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस हम कहते हैं। अच्छा जी, इस इमेज में जो है वो रीनल पेल्विस जो है बहुत ज़्यादा डायलेट हुआ है। रीनल जो कैलिसिस हैं वो डायलेटेड हैं, तो पेशेंट जब यूरिनेट कर आएगा उसके बाद जब दोबारा अल्ट्रासाउंड करेंगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल हमें मिलेंगे। पेल्विक डायलेशन जो होती है वो नॉर्मली प्रेगनेंसी में होती है और किसी भी इन्फेक्शन को इंडिकेट नहीं करती। इसके लिए जो है वो हम इन्फेक्शन चेक कर सकते हैं यूरिन में और प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो भी हम करेंगे। अच्छा जी, अगर स्मॉल किडनी मिल रही है नॉर्मल एकोजेनेसिटी के साथ तो इस किस वजह से हो सकती है? ड्यू टू रीनल आर्टरी स्टीनोसिस और ओक्लूजन और कंजेनिटल हाइपोप्लेसिया हो सकता है। इसमें दो कंडीशंस होती हैं, या तो कंजेनिटल हाइपोप्लेसिया होगा, कंजेनिटली किडनी स्मॉल हमें मिलेगी, और सेकंड क्या इसमें हो सकता है कि रीनल आर्टरी स्टीनोसिस और ओक्लूजन होगी जिसकी वजह से किडनी श्रिंक कर गई है। और अगर एक किडनी हमें बिल्कुल स्मॉल मिल रही है, शेप उसकी बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन वो बहुत हाइपर इकोजेनिक है, तो ये इंडिकेट करती है क्रोनिक रीनल डिजीज़ को। और रीनल फेलियर जो होता है उसमें दोनों किडनीज मोस्टली जो है इक्वली अफेक्टेड होती हैं। अगर हमें एक स्मॉल किडनी मिल रही है एक साइड पर, हाइपर इकोजेनिक किडनी है, इरेगुलर रफ आउटलाइन है और उसके कॉर्टेक्स की जो है वेरिएबल थिकनेस हमें मिल रही है, यूजुअली बायलेटरल साइड पर होता है और एसिमेट्रिकल भी हो सकता है, तो ये इसमें हम क्या इंडिकेट करेंगे कि क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है जैसा कि ट्यूबरक्लोसिस, और यहाँ पर कैल्सिफिकेशंस भी हो सकती हैं एब्सेसिस की वजह से। किडनीज जो है उनका इतना इरेगुलर सा हमें नज़र आ रहा होता है, तो उसमें जो ब्राइटर एरियाज होंगे वो कैल्सिफिकेशंस होंगी। लॉन्गिट्यूडनल स्कैन है, स्मॉल इरेगुलर स्कार्ड किडनी हमें मिल रही है और ये क्यों होगी? क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस की वजह से किडनी हमें इस तरह से नज़र आएगी जिसमें स्कारिंग हुई होगी और इरेगुलर सी इसकी शेप होगी। अच्छा जी, एक अगर सिंगल स्मॉल नॉर्मली शेप्ड किडनी हमें मिल रही है लेकिन हाइपर इकोजेनिक किडनी है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या इंडिकेट कर सकते हैं कि इसमें रीनल वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है एंड स्टेज का, जिसमें किडनी बिल्कुल श्रिंक कर गई है। जब एक्यूट रीनल वेन थ्रोम्बोसिस होता है तो उसमें रीनल एनलार्जमेंट हो जाती है जो कि लेटर ऑन जो आहिस्ता आहिस्ता किडनी श्रिंक कर जाती है। और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव नेफ्रोपैथी जो है वो यूजुअली सिंगल किडनी को अफेक्ट करती है, लेकिन क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है वो यूजुअली बाइलेटरल होती है। रीनल सिस्ट को देखते हैं, बहुत कॉमन है
और नॉर्मली हमें किडनीज में मिल जाती हैं। जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उस पर मल्टीपल ईको फ्री वेल सर्कमस्क्राइब्ड एरियाज जो हैं किडनीज में हमें नज़र आते हैं। और मल्टीसिस्टिक किडनीज भी हो सकती हैं, एक सिस्ट भी मिल सकती है, 2 भी मिल सकती हैं, 3 भी मिल सकती हैं, डिफरेंट साइजेस की। तो इसमें हमेशा जो है वो साइज़ मेजर कर लेते हैं। बहुत जो लार्ज सिस्ट होती हैं वो जो है आगे कॉम्प्लिकेट कर सकती हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं उसमें। ये यूजुअली जो है वो यूनिलेटरल हो सकती है, बाइलेटरल भी हो सकती है, जबकि कंजेनिटल पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ जो है वो हमेशा बाइलेटरल ही मिलेगी। उसमें सिस्ट जो है उनके साइज वेरी कर सकते हैं, लेकिन वैसे 1-2 सिस्ट जो होते हैं वो यूनिलेटरल भी हो सकती हैं, बाइलेटरल भी हो सकती हैं। लॉन्गिट्यूडल स्कैन है मल्टीसिस्टिक राइट किडनी का, और इसमें सिस्ट जो है अप्रॉक्सीमेटली बिल्कुल सेम साइजेस के हैं, हनी कॉम अपीयरेंस आ रही है। कॉर्टेक्स जो है इसमें बिल्कुल थिन हो चुका हुआ है। यहाँ पर सिस्ट और ट्यूमर को थोड़ा सा जो है वो कंपेयर किया गया है कि सिस्ट में हमें इंटरनल इकोस नहीं मिलती। जब इंटरनल इकोस होंगी और बहुत ज़्यादा थिक आउटलाइन होगी सिस्ट की, तो वो पाइलोनेफ्राइटिस की वजह से होता है। बैक वॉल जो है वो इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, जिसको हम पोस्टीरियर इन्हांसमेंट कहते हैं, तो वो भी इसमें हमें मिलेगी। कंटोर इसका बिल्कुल वेल डिफाइंड होगा और शेप इसकी स्फेरिकल होगी। ट्यूमर जो है उसमें हमें इंटरनल इकोस मिल सकती हैं, और इसमें बैक वॉल जो है वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है और नॉर्मल भी हो सकती है। कंटोर बिल्कुल इरेगुलर होगा और शेप जो है वो वेरिएबल होगी, इल डिफाइंड होगी। सिंपल सिस्ट है वो सिंगल भी हो सकती हैं, मल्टीपल भी हो सकती हैं। अल्ट्रासाउंड पे जो सिस्ट की वॉल्स हैं वो स्मूथ राउंडेड होंगी और इंटरनल इकोस उसमें हमें नज़र नहीं आएंगी। क्लियर वेल डिफाइंड जो है वो बैक वॉल हमें मिलेगी। कुछ सिस्ट जो हैं वो यूजुअली यूनिलोक्यूलर होती हैं और कुछ जो हैं वो मल्टीपल होती हैं, और इनके साइजेस जो हैं वो वेरिएबल होते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि सिस्ट जो है वो इन्फेक्टेड हो जाए और उसमें इंटरनल इकोस हमें नज़र आने लग जाएं। जब इस तरह से होगा कि हमें सिस्ट में जो सिस्ट है वो इरेगुलर हो गई है, उसमें इंटरनल इकोस हमें मिल रही हैं, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो उसकी लाजमी करेंगे। यहाँ पर एक रीनल इमेज है जिसमें हमें रीनल सिस्ट जो है वो नज़र आ रही है, और इसमें थोड़ा सा रिवर्बरेशन आर्टिफैक्ट भी नज़र आ रहा है। ये किडनीज के इमेजेस हैं जहाँ पर हमें 2 ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली सेम साइजेस की जो हैं वो रीनल सिस्ट मिल रही हैं। बिल्कुल वेल डिफाइंड हैं और रेगुलर बॉर्डर्स हैं। जो बैक वॉल है वो थोड़ी सी इनहेंस्ड यहाँ पर नज़र आ रही है, और इंटरनल इकोस भी नहीं है इसमें। हाइड्रेटेड सिस्ट होती हैं, इनको भी देख लेते हैं। यूजुअली इनमें डैब्रिस होता है और लोक्यूलेटेड और सेप्टेटेड होती हैं, इनमें सेप्टा भी हमें नज़र आ रहे होते हैं। जब कैल्सिफाइड हो जाती हैं तो वॉल्स इनकी जो है वो ब्राइट नज़र आती हैं, इकोजेनिक कन्वेक्स लाइन की तरह होगी, और इसमें अकॉस्टिक शेडविंग भी हमें नज़र आएगी। हाइड्रेटेड सिस्ट जो है वो मल्टीपल भी हो सकती हैं, बाइलेटरली भी होती हैं। इसमें हम लीवर को भी स्कैन करते हैं, क्योंकि अगर हमें किडनीज में हाइड्रेटेड सिस्ट मिल रही हैं तो इसमें फिर ये होता है कि लीवर में भी हमें हाइड्रेटेड सिस्ट मिल सकती हैं, और इसमें जो है चेस्ट का एक्सरे भी करवाएंगे। लॉन्गिट्यूडनल स्कैन है राइट किडनी का, और इसमें जो है वो हाइड्रेटेड सिस्ट हमें नज़र आ रही है। ट्रांसफर स्कैन है और यहाँ पर हाइड्रेटेड सिस्ट है राइट किडनी में, और इसमें सेप्टा भी हमें मिल रहे हैं, सेप्टा भी है इसमें। अच्छा जी, ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ों को कवर कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में जो है रीनल कैल्कुलाई और डिफरेंट कुछ मैसेज वगैरह हैं उनको हम देखेंगे, और फिर मज़ीद डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस करते चले जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।